महाराष्ट्र के ठाणे जिले के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से मलबे में दबे मजदूर 2 की मौत। विधानमंडल का बजट सत्र का 5वां दिन आज बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। कल विपक्ष ने जातीय जनगणना पर किया था हंगामा। पीएम मोदी का बजट सत्र को लेकर वेबिनार आज घोषित योजनाओं को लेकर मांगेंगे सुझाव। पीएम मोदी की आज मेघालय और नागालैंड में चुनावी रैली, शिलांग में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज। सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, सदन में बोले किस ओर लगी आग और किधर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। धान की किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शामली जिले में है कि धान की मंडी भी वहां नहीं है, ऊपर से कोई राइस मिल वहां नहीं है। मजबूरी में किसान को हरियाणा में अपना धान बेचना पड़ता है। यह स्थिति हुई 2022 की, जब क्रय केंद्रों से आंकड़ा लिया गया कि कितने किसानों ने धान दिया है। मात्र 16 किसानों ने धान पूरे साल में दिया है। लानत है ऐसी व्यवस्था पर। मैं इसमें अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति में धान क्रय केंद्रों पर धान ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे? मंत्री जी बताने का कार्य करेंगे? करेंगे, बैठिए। एक क्वेश्चन और मैं अनुपूरक ले लेता हूं साथ में। जो राइस मिल है, क्या सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था है या होगी जिससे ज्यादा से ज्यादा राइस मिल लगे और धान की उपज ज्यादा बढ़े? चलिए, माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मुझे तो आज धन्यवाद देना है इनको, क्योंकि शामली का व्यक्ति धान का सवाल उठा रहा है। आज वो पूरे प्रदेश का कहीं भी उठा सकते। आज तक तो हमेशा शामली के व्यक्तियों ने गन्ने का सवाल तो उठाया है, लेकिन धान का सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जहाँ कृषक की बात है धान बेचने की, इस वर्ष 14,26,368 किसानों ने धान बेचा है और 14,68,300 ये इसलिए मान्यवर क्योंकि हमारे यहाँ तो डीबीटी के द्वारा बेचा जाता है सीधा धान के खाते में। कहीं कोई उसमें 1% भी वो हो नहीं सकती। और इस बार भी जो धान हमने खरीदा है, जो 64,46,000 मीट्रिक टन धान खरीदा है, जो रिकॉर्ड खरीदे आज तक की। कहीं भी धान के खरीद में किसी तरह से कोई भी हमने कहीं न कोताही बरती है। और हमारी इतनी जो एजेंसी है धान की, सभी धान खरीदती हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। आपको कहीं भी कोई शिकायत मिली हो तो उसकी हम जांच कराने को तैयार हैं, आप लिख के दे दें। पहले तो आपने कभी दी नहीं। पूछिए प्रसन्न कुमार जी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, शामली जिले के लिए, कि गन्ने से हटकर हम धान पे चले जाएं, क्योंकि गन्ने की स्थिति तो खराब सरकार ने करी रखी है। ऊपर से वहां पर गन्ने धान की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है। मैंने अभी बताया, केवल मात्र 16 किसानों ने अपना गन्ना सरकारी धान केंद्र पर दिया है। 16 धान, केवल 16 किसानों ने अपना धान सरकारी जो क्रय केंद्र है वहां दिया है। क्या करें, वो गन्ना ही गन्ना हमारे पास। और मजबूरी में
मंडी वहां है नहीं, सारे के सारे हरियाणा को भाग गए। इन्होंने जो वहां जहां इन्होंने कोई काला बतावे कोई पीला बतावे उसे लेता ही नहीं। इन्होंने बीए कॉमर्स से किया हुआ शायद। दूसरी, यदि धान का भाव एमएसपी सही रेट में मिल जा तो हमारी जमीन उपजाऊ है, वहां धान पैदा हो सकता है और ये एक दूसरी स्थिति गन्ने का विकल्प बन सकता है किसान के लिए, उसकी आय बढ़ाने का एक साधन बन सकता है यदि सरकार इस पर सचेत हो और सरकार इस पर उदासीनता खत्म करे। धन्यवाद। नहीं, कोई प्रश्न है ही नहीं, आपका सुझाव है। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा। डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी, हमारा भी तो है उसमें। एक सेकंड। हाँ, विनोद चतुर्वेदी जी का भी है। जी भैया। आप डॉक्टर साहब आप प्लीज बैठ जाओ एक मिनट। विनोद चतुर्वेदी जी, जवाहर रहमान जी हैं जी, आप पूछिए आदरणीय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से, ये बात सही है कि बुंदेलखंड में धान कम होता है और इसलिए कि वहां धान के प्रोत्साहन करने के लिए कोई सरकार ने योजना नहीं बनाई। बुंदेलखंड में जनपद जालौन ऐसा जिला है जिसमें कृषि हर क्षेत्र में वो आगे है। हमारे यहाँ लोग करने लगे हैं धान। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो कैंप आयोजन हुए इस साल हुए हैं, उसका आयोजन का स्तर क्या है? ब्लॉक स्तर है या जिला स्तर? एक। दूसरा, कृषक पंजीकरण का प्रोसेस क्या है, जो आपने कैसे पंजीकरण कराएंगे बेचने के लिए? तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाएगी धान पर? एक मिनट माननीय मंत्री जी। श्री जवाहर रहमान है? नहीं, चलिए ठीक है। आप माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए, वो है नहीं। तीसरे जो प्रश्न करना है। मान्यवर, हमारे रजिस्ट्रेशन के 3-4 तरीके हैं। ऑनलाइन होता है, किसी भी इससे ऑनलाइन भी कर देते हैं चाहे, और कैफे से भी कर देते हैं। इसके बाद यदि कोई चाहता है तो एसडीएम के यहाँ जाके भी करा सकता है। ये हमारे रजिस्ट्रेशन के तरीके हैं। जहाँ आपने ये कहा मूल्य बढ़ाने की बात, वहाँ तो एमएसपी की बैठक हुआ करती है और उस बैठक में ही हमेशा निर्णय किया जाता है। आप तो सीनियर मेंबर हैं, उनको भूल कैसे आपने याद दिलाया? ये कोई घोषणा की बात हो रही है? आप जवाहर रहमान। चलिए हो गया। चलिए धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2, श्री राकेश कुमार वर्मा। डॉक्टर आर.के. वर्मा। डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी जी, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह प्रश्न सदन में आया है और हम सब लोग ये देख रहे हैं। और अब सीधा चलेंगे नागालैंड के दीमापुर, जहां पर प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है, 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आफ्पा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आफ्पा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। इससे भी इस पूरे क्षेत्र में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नए अवसर बन रहे हैं। 2 मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्सटॉर्शन करने वालों पर भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाइयों और बहनों, बीजेपी और एनडीए सरकार नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटेड है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड हो, रेल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है।
कांग्रेस सरकार के दौरान फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ के आसपास थी, जबकि हमारी सरकार ने इसे 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। अब ये बजट 5000 करोड़ रुपए के करीब है। साल 2014 की तुलना में नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग 2 गुना हो चुका है। नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है। नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के 8 रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है। 100 साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है। जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा। साथियों, भाजपा सरकार नागालैंड के युवाओं को टूरिज्म से टेक्नोलॉजी तक और स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक कदम कदम पर साथ दे रही है। कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें हमारे नागालैंड के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन ताली मेरन आओ को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। स्पोर्ट्स की इतनी रिच लिगेसी नागालैंड के पास है। नागालैंड का ये स्पोर्ट्स पोटेंशियल देश के काम आए, इसके लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। इसी लक्ष्य के साथ नागालैंड में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया गया है। इससे रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में नागालैंड के युवाओं को बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही है। साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। इसलिए हम गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। मैं समाज का वो हिस्सा है जो विकास के लाभ से वंचित रहा है, इसलिए आज हमारी हर स्कीम में इस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब को घर हो, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पास जाकर खुद दे रही है। आप कल्पना कीजिए, गरीबों के 55,000 से अधिक घर नागालैंड के लिए स्वीकृत हुए हैं। पाइप से घर घर पानी मिले, ये तो नागालैंड के एक बहुत बड़े हिस्से की बहनों को सपना होता था। पिछले 3.5 वर्षों में ही नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुंचाने की सुविधा दी गई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है, आदिवासी परिवारों को हुआ है। नागालैंड के हजारों साथियों ने इस स्कीम के तहत
मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर भेदभाव करती है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर के भेदभाव करती है और ना ही रिलीजन को देख करके भेदभाव करती है। आप याद करिए, जब कोरोना महामारी फैली, जब वैक्सीन आई तो हमने सबको वैक्सीन पर जोर दिया। सब खबरों में आगे बात करेंगे नोएडा की, जहां पुलिस और 25,000 वांछित लुटेरे बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस को रोकने के लिए चलाई गोलियां, जिसके जवाब में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। वीडियो में घायल बदमाश को दोबारा नोएडा नहीं आने की बात कहते देखा जा सकता है। डीसीपी नोएडा हरीश चंदर ने बताया कि उक्त बदमाश सेक्टर 39 से वांछित है और फरार है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बदमाश के कब्जे से तमंचा एवं भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ये एक चेकिंग हमारी 58 पुलिस स्टेशन में चल रही थी। हम लोगों को इनपुट था कि ये एक स्कूटी से संदिग्ध व्यक्ति है जो जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इसको जो है वो जब रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, इसको गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका नाम फिरोज उर्फ कट्टा निकल करके आया। जानकारी करने में पता चला है कि इसमें 25,000 का इनाम था और ये 1 साल से जो है वो वांछित चल रहा था 49 पुलिस स्टेशन से। इसके कब्जे से एक बैग मिला है, बैग में कुछ चांदी और सोने के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इसकी भी जो है वो जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ से आए इसमें। ये कितने लोग हैं इसके साथ और कहाँ इसने टक्कर नहीं की? अब ये जो है वो अभी जानकारी की जा रही है। फिलहाल इसको अस्पताल भेजा गया है, परंतु जो सामान मिला है ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसकी जो है वो और डिटेल जानकारी आज खबर फतेहपुर से है, जहां बीती रात्रि एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री बलराम द्विवेदी से राधानगर थाना के कांस्टेबल अविनाश और विकास से ने गलत व्यवहार किया है एवं विद्यार्थी परिषद संगठन के बारे में अभद्र टिप्पणी भी की है, जिसके चलते आज फतेहपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा राधानगर थाना का घेराव किया गया एवं दोनों कांस्टेबल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। सीओ सिटी वीर सुहे ने मौके पे आकर ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर उनकी जांच करवाकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और इसी बीच बड़ी और अहम खबर बांदा से आ रही है। आपको बता दें, रिलायंस एजेंट से चैन स्नैचिंग और मोबाइल की लूट। रिलायंस कंपनी के एजेंट को पत्थर मारकर छीने फोन और पैसे। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। बांदा शहर कोतवाली के जीआईसी रोड का यह पूरा मामला। खबर बांदा से, जहां पर रिलायंस एजेंट से चैन स्नैचिंग और मोबाइल की लूट की गई है। रिलायंस कंपनी के एजेंट को पत्थर मारकर छीने फोन और पैसे। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। बांदा शहर कोतवाली के जीआईसी रोड का पूरा मामला। खबर बांदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर रिलायंस एजेंट से चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। रिलायंस कंपनी के एजेंट को पत्थर मारकर छीने फोन और पैसे। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, जहां पर इलाज जारी है। बांदा शहर कोतवाली के जीआईसी रोड का यह मामला। बांदा से खबर, जहां पर रिलायंस एजेंट से चैन स्नैचिंग और मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। रिलायंस कंपनी के एजेंट को पत्थर मारकर छीने मोबाइल और पैसे। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है युवक को। बांदा शहर कोतवाली के जीआईसी रोड का यह पूरा मामला। खबर बांदा से आपको बता रहे हैं। घटना हमारे साथ हम तब आ रहे थे, रास्ते में लड़कों ने हमें रोका, 3 लड़कों ने, उन्होंने पत्थर उठाया, पत्थर से हमारे कुछ
खोखले उत्साह में वार किया, गिर गए हम। गिरने के बाद हमारे मोबाइल पैसा जो भी हमारे सामान था सब छीन लिए गए। किस जगह की घटना है ये? GRC रोड। ऐसा क्या हुआ है? ये अपनी कंपनी LIC कंपनी वो शंकर मोटन के पास जा रहे थे, वहाँ से आ रहे थे तो कुछ लड़कों ने इनको रोका, लूट पैसा वैसा मांगने लगे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, उन्हें सिर में उठा कर पत्थर मारना इनको चालू कर दिया। अच्छा, मतलब लूट की है लोगों के साथ? लूट किए जी। एक युवक 35 साल का पुरुष है, सैमरी तिनवारी का रहने वाला है। यहाँ GIC ग्राउंड में चेन स्नेचिंग का मामला मारपीट है, साथ में भर्ती करके उपचार किया जा रहा है, सर में चोट है। और इस खबर पर हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है बांदा से पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक रिलायंस एजेंट के साथ जो है पत्थर मारकर उसके मोबाइल और पैसे लूट की वारदात की जाती है, क्या कुछ जानकारी? पंकज, आवाज मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, बांदा शहर कोतवाली पे GRC रोड का मामला है, जहां पर बांदा में चोरी, स्नैचिंग और मोबाइल का छीनना एक आम बात हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले एक छात्रा का मोबाइल छीनकर कुछ लोग 22 और युवक भागे थे, और इसी बीच अब आज का मामला देखें कि चाइल्ड स्नैचिंग, वो आपका युवक रिलायंस कंपनी का एजेंट था और वो अपना काम करके घर वापस जा रहा था। तो वहीं पर GRC मैदान के पास कुछ चोरों ने, 22 सवारों ने पत्थर मारकर युवक को घायल कर दिया। घायल करने के बाद उसके पर्स, मोबाइल, चैन छीनकर भाग खड़े हुए। जी पंकज, क्या आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अभी जो है पुलिस के खाली हाथ बताए जा रहे हैं। जी चलिए पंकज, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर बांदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर रिलायंस एजेंट के साथ पत्थर मारकर उसको लहूलुहान कर उससे पर्स और मोबाइल छीन लिया जाता है। खबरों में बात करेंगे नोएडा की, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा दौरा है, जहां पर सेक्टर 63 के वाजिदपुर में यहां पर यह शामिल हो गए। दोपहर 12:30 बजे नोएडा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज नोएडा दौरा। निजी कार्यक्रम में प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज नोएडा दौरा। निजी कार्यक्रम में प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। जनसभा को संबोधित कर साधेंगे सियासी निशाने। सेक्टर 63 में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सेक्टर 63 के वाजिदपुर गांव में है निजी कार्यक्रम। दोपहर 12:30 बजे नोएडा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज का नोएडा दौरा। निजी कार्यक्रम में प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज नोएडा दौरा। निजी कार्यक्रम में प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। जनसभा को संबोधित कर साधेंगे सियासी निशाने। सेक्टर 63 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। सेक्टर 63 के वाजिदपुर गांव में है निजी कार्यक्रम। दोपहर 12:30 बजे नोएडा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज नोएडा दौरा। निजी कार्यक्रम में प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज नोएडा दौरा। निजी कार्यक्रम में प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। और इसी बीच खबर जौनपुर से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। खबर जौनपुर से। तलाकशुदा पत्नी ने की बेवफा पति की पिटाई। 4 शादी करना युवक को पड़ा महंगा। 3 पत्नी को युवक ने ठुकराया।
पहली पत्नी ने अपने बच्चे के हक के लिए लगाई है गुहार। न्यायालय में तारीख पर पहुंचा था युवक। पहली पत्नी ने तहसील परिसर में की युवक की पिटाई। वाराणसी जनपद का रहने वाला है युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। जौनपुर में बेवफा पति की पत्नी ने की पिटाई। जौनपुर में बेवफा पति की पिटाई की है पत्नी ने। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। तलाकशुदा पत्नी ने की बेवफा पति की पिटाई। 4 शादी करना युवक को पड़ा महंगा। 3 पत्नी को युवक ने ठुकराया। पहली पत्नी ने अपने बच्चे के हक के लिए लगाई थी गुहार। न्यायालय में तारीख पर पहुंचा था युवक जिसकी पत्नी ने धुनाई की है। पहली पत्नी ने तहसील परिसर में की युवक की पिटाई। वाराणसी जनपद का रहने वाला है युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। जौनपुर में बेवफा पति की पिटाई का मामला सामने आया है। जौनपुर में बेवफा पति की पत्नी ने पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तलाकशुदा पत्नी ने की बेवफा पति की पिटाई। 4 शादी करना युवक को पड़ा महंगा। 3 पत्नी को युवक ने ठुकराया। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर बात की जाए तो तहसील परिसर में बेवफा पति की पिटाई एक पत्नी ने की है, क्या कुछ वाकया? देखिए, पूरा मामला जो है जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर जो है वाराणसी का रहने वाला युवक जो है वो उसकी 3 शादियां थी और तीनों चौथी शादी करने के दौरान जो है तीनों पत्नियों ने जो है उनको जानकारी हुई तो उस दरमियान जो है तहसील परिसर में पहुंचकर हंगामा करते हैं और पूरा मामला जो है वीडियो में कैद होता है। जी चलिए अजय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, एक पत्नी ने बेवफा पति की पिटाई की है तहसील परिसर में। कोर्ट में पेशी के लिए यह पति आया हुआ था। वाराणसी का रहने वाला युवक है जिसकी पहली पत्नी ने पिटाई की है। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, आपको बता दें अज्ञात महिला का निर्वस्त्र मिला शव। शव देख इलाके में बचा हड़कंप। मौके पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। साड़ बिरहर के असेनिया मोड़ का यह पूरा मामला। कानपुर से खबर, जहां पर अज्ञात महिला का निर्वस्त्र अवस्था में शव मिला है। शव देख इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। साड़ बिरहर के असेनिया मोड़ का यह पूरा मामला। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अज्ञात महिला का निर्वस्त्र अवस्था में शव मिला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, लाल बताते शाह थाना क्षेत्र के बिरहर चौकी का पूरा मामला है, जहाँ आज भोर से ही सुबह ग्रामीणों द्वारा एक खेत में 100 देखा गया। अर्धनग्न 100 मिलने से क्षेत्र जब हड़कंप मचा तो इसकी तत्काल सूचना ग्रामीणों ने क्षेत्र की पुलिस को दी और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसकी जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक 100 का शिनाख्त नहीं हो पाया है। जी,
क्या कयास लगाया जा रहा है? क्या महिला के साथ कुछ अमानवीय घटना भी हुई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, क्षेत्रीय लोग की बात करें, जो क्षेत्रीय लोगों को बताया, उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो महिला के शव मिला उसके साथ कुछ गलत करके उसको वहाँ फेंका गया है। लेकिन अभी जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा विषय क्या है कि आज की डेट में जितने भी शव मिलते हैं, यदि महीने 2 महीने की पहले की बात करें बीतों की, तो जितने शव सब आउटर के क्षेत्र मिलते हैं, जो इंसान जगह होती है, कहीं ना पुलिस पे सवालिया निशान है। जो पुलिस की टिकट लगती रात को, कहीं ना कहीं वो गश्त नहीं करती है, जिससे क्या है जो भी ये शव मिलते हैं सब आउट एरिया में मिलते हैं। जी चलिए मधुर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, कानपुर से खबर, जहां पर एक अज्ञात महिला का निर्वस्त्र अवस्था में शव मिला है, जिसको लेके जो पुलिस महकमा है घटनास्थल पर पहुंच चुका है। खबरों में बात करेंगे आगरा की, जहां से खबर मिल रही है जिला बाह में नहर की पटरी टूटी, कई बीघा फसल हुई जलमग्न। नहर की पटरी टूटने से किसानों की फसलें जलमग्न। आलू सरसों की कई बीघा फसलें जलमग्न हुई। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे नहर विभाग के अधिकारी। ग्रामीणों ने स्वयं संभाला मोर्चा, मिट्टी डालकर की पटरी सही। ग्रामीणों ने लगाया नहर विभाग अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप। पूर्व में नहर की सफाई के नाम पर अधिकारियों ने की लीपापोती। सफाई के नाम पर लाखों डकार गए नहर विभाग के अधिकारी कर्मचारी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से की मुआवजे की मांग। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव राटौटी का मामला। जिला बाह में नहर की पटरी टूटी। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां इस खबर पर हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, अगर बात की जाए तो यहाँ पर नहर की जो पटरी है वह टूटी है, जिससे पानी आकर ग्रामीणों के जो खेती खलिहानों पर यह पानी पहुंच गया है। नहर विभाग की उदासीनता के अधिकारियों की यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये मामला आज सुबह करीब 5 बजे का है। जो पिनहाट जो चंबल डाल नहर परियोजना है, उसके द्वारा यहाँ से इटावा करीब 80 किलोमीटर तक के इलाकों में जो किसान है वो सिंचाई करते हैं, इसके द्वारा अपनी फसलों को उगाते हैं। तो यहाँ से चंबल नहर जो निकल के गई है, उसकी पटरी सुबह टूट गई, जिसके चलते पिनहाट ब्लॉक क्षेत्र के गांव है राटौटी, जिसमें किसानों की सैकड़ों बीघा जो फसल थी वो जलमग्न हो गई, जिसमें सरसों, आलू और गेहूं की फसल है वो नष्ट हो चुकी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अभी जो हाल ही में इसकी सफाई की गई थी नहर की, उसकी लीपापोती की गई है। इसमें लाखों रुपए जो अधिकारियों के द्वारा डकार लिए गए हैं, लेकिन सही तरीके से नहरों की सफाई नहीं की गई है, जिसके चलते पटरी टूट गई। चलिए बालकृष्ण, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर आगरा से आपको बता रहे थे, जहां पर नहर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के उदासीन रवैये के चलते यहां पर किसानों को परेशान होना पड़ रहा है और किसानों की जो फसल है, कई बीघा की जो फसल है वह जलमग्न हो चुकी है। खबरों में बात करेंगे बदायूं की, जहां से खबर मिल रही है थाना उसहैत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के तहत लगातार की जा रही है कार्रवाई। थाना उसहैत के अलग अलग गांवों में पुलिस की छापेमारी की गई है, जहां पर छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बनाते मिले युवक। सभी पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष किया गया पेश, ऐसा थाना प्रभारी का कहना है। थाना उसहैत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 200 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 5 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। खबर बदायूं से आपको बता रहे हैं, जहां पर उसहैत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 200 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 5 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। अभियान के तहत लगातार की जा रही है कार्रवाई। थाना उसहैत के अलग अलग गांवों में पुलिस ने की थी छापेमारी कार्यवाही, जहां पर छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बनाने का जो सिलसिला वह जारी था, जिसमें 5 युवकों को हिरासत में लिया गया है और इन युवकों को न्यायालय के समक्ष पेश भी कर दिया गया है।
थाना उसहैत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सिरसा जिले के किसानों की मांगों व समस्याओं के लिए बीती 16 जनवरी से भारतीय किसान एकता बीकेई के बैनर तले सिरसा के अलग अलग गांवों के किसान उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी मुख्य मांग खरीफ 2020 में सफेद मक्खी से बर्बाद हुए कपास की फसल का बकाया मुआवजा 258 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार ने कुल 64 करोड़ 91 लाख रुपए ही जारी किए हैं। बीकेई अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने बताया कि इस बाबत पिछले 39 दिनों से किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से मीटिंग भी की थी, लेकिन अभी तक किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। खबरों में बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव आज होने हैं। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर एमसीडी चुनाव में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा है। बीजेपी पार्षद हाउस में कर रहे हैं नारेबाजी। वोटिंग में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सदस्य। मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने की घोषणा। दिल्ली से खबर, जहां पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जारी। आपको बता दें, स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव आज हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी जो है लगातार यहां पर आक्रामक बनी हुई है। एक एक करके पार्षदों को वोटिंग के लिए बुलाया गया है। तो स्थायी समिति का आज चुनाव जो है दिल्ली एमसीडी में होने जा रहा था, जिसको लेकर जो है अब वहां पर मोबाइल को बैन किया गया है, और यह जानकारी मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने दी है, जहां पर बीजेपी पार्षद जो है लगातार। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। प्रवेश, अगर बात की जाए, कल जो स्थायी चुनाव समिति का जो होना था उसको लेकर स्थगित किया गया था, हंगामेदार रहा था। आज फिर से दोबारा जो है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जारी है। आज भी बीजेपी पार्षद लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल 8:30 बजे जब सदन को 14वीं बार स्थगित किया गया था, तो ये कहा तो आपकी बार सदन बैठेगा तो इस बार स्टैंडिंग कमेटी का आपको पैकेज देगा। लेकिन 1 घंटा बाद जब दोबारा बैठा तो फिर से हंगामा हुआ, तो जिसको देखते हुए सदन को लगभग 24 घंटे के लिए सीधा स्थगित किया गया। और आज 10 बजे जब कार्रवाई शुरू, तो बीजेपी ने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि कल स्टैंडिंग कमेटी के लिए कुछ वोट पड़ चुके थे, लगभग 47 से 57 वोट के आसपास पड़ गए थे, उनको रद्द किया जाए, दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए। और मोबाइल लेकर बीजेपी इस सदन में जो है कोई भी पार्षद मोबाइल लेकर वोटिंग नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक सुबह लगभग 9 बजे पवन सहरावत जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है बवाना से, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी की एक सीट और घट गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में और संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी अब प्रवेश, जो स्थायी समिति का चुनाव कल भी हंगामेदार रहा, आज भी है, तो क्या माना जाए कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वह शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर आश्वस्त नजर आ रही है कि वह स्थायी जो समिति का चुनाव है उसमें वह बाजी मार सकती है, इसलिए पूरा जो प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन नारेबाजी की जा रही है? प्रवेश जी 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 बिल्कुल, मैं आपको 7 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें से बीजेपी चाहती है कि कम से कम 4 सदस्य जो है वो आने चाहिए, उनके लोग होने चाहिए। इसीलिए इस सारा हंगामा पारित है। इसीलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि जब हमारी सीटें जाता है, हमारा मेयर है, हमारा डिप्टी मेयर है, तो स्टैंडिंग कमेटी भी हमारे ही बनने चाहिए। जी प्रवेश, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, क्या आम आदमी पार्टी के और पार्षद क्या बीजेपी का हिस्सा और बन सकते हैं? जी देखिए, ये क्योंकि आज सुबह जब पवन सहरावत जो बवाना शामिल हुए, और उन्होंने शामिल होते ही सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार लगा है और खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है, और उन सीधा कई बड़े आरोप लगाए कि ये काम नहीं करते हैं, अन्य
लेकिन आप जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए उसके ये कि हो सकता है कि पवन सहरावत के वो बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसी कवायद लगाई जा रही है। जी चलिए प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर दिल्ली से, जहां पर एमसीडी में स्थायी समिति का जो चुनाव है वह आज दोबारा हो रहा था, लेकिन आज भी यह जो एमसीडी का सदन है हंगामा कर रहा है और बीजेपी पार्षद जो यहां पर हाउस में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और दोबारा से मतदान कराने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कल कुछ वोट जो पड़ चुके थे उन वोटों को फिर से दोबारा से नए सिरे से डालने की यहां पर जो मांग है लगातार बीजेपी कर रही है। खबर दिल्ली से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एमसीडी द्वारा टैक्स अदा न करने पर अमन विहार थाना क्षेत्र के बलबीर विहार किराड़ी में एक बिल्डिंग को आनन फानन में सील किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि लापरवाही और जल्दबाजी से की गई इस कार्यवाही में बिल्डिंग के भीतर 2 बच्चों को भी बंद कर दिया गया। बच्चों के सील इमारत में बंद होने पर हड़कंप मच गया। बिल्डिंग सील होते समय दोनों बच्चे ऊपरी मंजिल में थे और माता पिता ड्यूटी पर गए थे। बच्चों की उम्र 3 साल और 5 साल है। परिजन जब घर पहुंचे तो पाया कि बिल्डिंग पर सील लगी है। पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बच्चों को बाहर निकाला। नगर निगम अधिकारियों को भी थाने बुलाया गया कि उनसे इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई कि अधिकारियों ने सील लगाने से पहले बिल्डिंग को अच्छी तरह चेक क्यों नहीं किया। जाने के लिए मेरे बच्चे अंदर 2 बंद है, एमसीडी वाले सील लगा के गए सुबह। कितने बच्चे हैं ऊपर? 2 बच्चे हैं ऊपर। खबर दिल्ली से है, जैसे ही सीबीआई को गृह मंत्रालय से जासूसी कांड को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज करने के लिए हरी झंडी मिली, वैसे ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने जाकर प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के जवानों में झड़प तक हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर प्रदर्शन को समाप्त करवाया। पंजाब के आर्थिक विकास के लिए आयोजित इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में आए इन्वेस्टर्स को संबोधित किया। जब सरकार का 2 दिवसीय निवेश पंजाब समिट आज से शुरू हो गया है। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से अपील भी की कि बस वे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाएं। त्रेहन साहब बोल रहे थे, मिस निसाबा बोल रहे थे और भारतीय ग्रुप से बोल रहे थे, तो दिल से बोल रहे थे। लिख के बोलना, दिल से बोलना डिफरेंट बात होती। लिख के सिर्फ आंकड़े बताए जा सकते हैं, फिगर्स, लेकिन जब बोलते हो वो दिल से निकलना चाहिए। तो हमारी जड़ें जो हैं वो पंजाब में हैं। पंजाब इज फुल ऑफ आइडियाज। बहुत से बड़े बड़े आइडियाज पंजाबियों ने क्रिएट किए हैं, चाहे वो जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ओला, बहुत बड़े बड़े आइडियाज हमारे स्टार्टअप्स। तब तो स्टार्टअप्स भी नहीं होते थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं हुई। दिखा देते हैं 25 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े लग जाते हैं एग्जीबिशंस पर, आता नहीं है कुछ। मैं चाहता हूं
जो भी आए दिल से आए, और पंजाब की धरती है, जो भी यहाँ दिल से आता है, ये कह रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन तंग करने वाली नहीं, ऊपर उठाने वाली। अगर जो एग्जिस्टिंग है यहाँ वो अपना प्लांट बढ़ाइए, जो यहाँ नहीं है वो आइए। 3-4 आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज एंड रेवोल्यूशनरी स्टेप हमने लिए। ऑल द डिसीजन मेकिंग टीम ऑफ माय गवर्नमेंट इज देयर, ऑफिसर्स। खबर जयपुर से है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को राजभवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के अतिथि गृह शोध व स्नातकोत्तर विद्यार्थी पुरुष छात्रावास, शोध व स्नातकोत्तर विद्यार्थी महिला छात्रावास, छात्र सुविधा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं छात्र संघ कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी गोविंद राम जायसवाल, शेखावटी विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव श्री राजवीर सिंह सहित विश्वविद्यालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में बुधवार की सुबह खदान से लगे ग्राम पड़निया में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर लगातार प्रबंधन के पास गुहार लगा रहे हैं, परंतु प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर सभी में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के पास भी पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे तो अपनी जायज मांगों को लेकर यहां हड़ताल करने को मजबूर हैं। ना तो हमारे खेत बाड़ी में धान हुआ थे, ना साग सब्जी हुआ थे, ओकर हम लोग नुकसान हुए। पानी के स्रोत सब बहुत नीचे चले गए हैं। हम ऐसे से पानी से मांग करे हैं कि हमरा तालाब तहरीर करवा दे, हमें जल स्तर पानी भर दे तो हमें जल स्तर ऊपर आ जाए। ग्रामवासी आए हैं हमन, हमारा समस्या मेन समस्या है ब्लास्टिंग और प्रदूषण, जो कि हमारे गांव में इतना जोर से ब्लास्टिंग होते है कि पूरा छत फट गए है और का कहते जो दीवार है वो कट फिट गए है, लेकिन एसी से लेकर बारे में कोई भी नहीं कहा थे। आज मान ली जाए कोई जन हानि भी हो थे तो एसी से लेकर कोई भी ध्यान नहीं देते, बल्कि आश्वासन दे थे कि प्लास्टर करवाओ, सीट देवो, बस इतने आश्वासन दे थे। का पता जन हानि हो ही तो का जाम के बदले एसी चल जाम दे ही। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।